सीरीज खिजा की बारिश, किताब नंबर 3, दुल्हन का फरार, मुसन्निफ ए हमीद, आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां, पार्ट 5। अब हम वापस नजमी की तरफ चलते हैं। नजमी ने अपना मिशन पूरा कर लिया था। जिन लोगों ने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया था, उसकी इज्जत लूटी थी, उसके साथ घिनौना इंसानियत से सलूक किया था, उन्हें नजमी अपने हाथों हमेशा की नींद सुला चुकी थी। अब उसे नदीम की तलाश थी। वो नदीम को तलाश करके उसके साथ वापस अपने वतन पाकिस्तान जाना चाहती थी। ये बात नजमी ने अपने वफादार और बाएतमाद मुसलमान साथी बादल को बता दी थी। बादल ने नजमी से कहा कि नदीम को हम कहाँ तलाश करेंगे? आखिरी बार वो किस शहर में था? नजमी ने कहा, आखिरी बार मैंने उसे कलकत्ते में ही देखा था। जकरिया स्ट्रीट में सेठ जब्बार का अमजदिया होटल है। वो उसके पास पुलिस से छुपकर रूपोश था। तुम सेठ के पास जाकर नदीम के बारे में पूछो कि वो कहाँ मिल सकता है। बादल ने भेस बदला और दूसरे ही रोज वो कमीनगाह से निकलकर बजरिया ट्रेन गोमा से कलकत्ते की तरफ रवाना हो गया। अमजदिया होटल कोई गैर मारूफ जगह नहीं थी। बादल अमजदिया होटल पहुंच गया। उसने सेठ से उसकी बैठक में मुलाकात की और उसे अपना मकसद बयान किया और पूछा कि नदीम उसे कहाँ मिल सकेगा। पहले तो सेठ जब्बार उसे कोई सीआईडी वाला समझा, लेकिन जब बादल ने उसे नजमी के बारे में पूरी तफसील बयान की तो सेठ जब्बार को उस पर पूरा यकीन आ गया। उसने कहा, कुछ रोज पहले मैंने उसे खास जगह भिजवा दिया था ताकि वो इतनी देर तक वहां रहे जब तक बॉर्डर पर फौजियों का तनाव खत्म नहीं हो जाता, लेकिन वो वहां से भी भाग गया। असल में बात यह है कि वो नजमी को यानी चंदा को हर हालत में अपने साथ पाकिस्तान लेकर जाना चाहता है। बादल ने कहा, नजमी भी तो यही चाहती है। पहले वो पाकिस्तान जाने पर राजी नहीं थी, पर अब वो तैयार हो चुकी है और चाहती है कि नदीम उसे अपने साथ पाकिस्तान ले जाए। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि नदीम कहाँ होगा? भाई उसका कुछ नहीं पता। वो जब भी मेरे पास से गया तो नजमी की तलाश में ही गया। अब भी मैं यही समझता हूँ कि वो नजमी को ही तलाश कर रहा होगा। यही तो मुश्किल है कि नदीम को हमारे ठिकाने का इल्म नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नदीम गिरफ्तार हो गया हो, क्योंकि इंडियन पुलिस और फौज उसकी टोह में लगी हुई है। सेठ जब्बार बोला, मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर नदीम गिरफ्तार हो गया होता तो अखबारों में खबर जरूर आ जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो अभी तक नजमी की तलाश में किसी न किसी इलाके में सरगर्दा होगा। बादल ने कहा, लेकिन सेठ जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार कर लिया हो मगर उसकी गिरफ्तारी को जाहिर न किया हो। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नदीम पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम लगाया गया जो वो है नहीं, और पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं चाहती कि उसकी गिरफ्तारी का ऐलान करके उसके नाम नेहाद साथी जासूसों को खबरदार होने या कहीं रूपोश होने का मौका दिया जाए। ऐसी सूरत में हमें भी अपनी खुफिया सरगर्मियों से मदद लेनी पड़ेगी। खैर, अगर नदीम आपके पास है तो उसे अपने पास ही रखिएगा। उसे कह दीजिएगा कि नजमी उसके साथ पाकिस्तान जाने पर आमादा हो गई है। मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा आपके पास आऊंगा। बादल ने वापस कमीनगाह में आकर नजमी को वो सारी गुफ्तगू बता दी जो उसके और सेठ के दरमियान हुई थी। नजमी सोच में पड़ गई। वो कहाँ चला गया? वो कहाँ जा सकता है? यही सवाल उसके जहन में बार बार उठ रहे थे, जिनका नजमी के पास कोई जवाब नहीं था। अब वो खुद पाकिस्तान जाना चाहती थी और नदीम उससे दूर था। उसने बादल से कहा, बादल, अगर नदीम गिरफ्तार नहीं हुआ तो वो जरूर कलकत्ते में कृष्णा से मिलने गया होगा ताकि उससे मेरे ठिकाने के बारे में मालूमात हासिल कर सके। मेरा ख्याल है तुम कृष्णा से जाकर मिलो। मुझे यकीन है वहां से नदीम का कुछ ना कुछ पता जरूर चल जाएगा। बादल को भला क्या एतराज हो सकता था? वो सिंधी सौदागर के भेस में एक बार फिर कलकत्ते की तरफ चल पड़ा। कृष्णा बाई के कोठे का उसे इल्म था। वो एक रात सोनागाची में कृष्णा बाई के कोठे पर पहुंच गया। कृष्णा ने बादल को एक बार नजमी के साथ देखा था। मुजरा करते करते जब उसने बैठक में बादल को सिंधी सौदागर के भेस में दाखिल होते देखा तो ठिठक सी गई। उसे शक हुआ कि बादल आया है तो नजमी यानी चंदा भी जरूर उसके साथ होगी। चंदा जो खूनी डाकू बन चुकी थी। बादल भी चांदनी के कोने में दूसरे तमाशबीनों के साथ बैठ गया। मुजरा खत्म हो गया। एक एक करके सब चले गए। रात ज्यादा हो रही थी। तबले सारंगी वाले अपने साथ समेटने लगे। हारमोनियम वाले हिंदू बंगाली मास्टर ने बादल की तरफ देखकर कहा, सेठ, अब तुम भी जाओ, मुजरा खत्म हो गया है, बाई जी घर जाएगी। कृष्णा ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी आप जाएं, ये मेरा अपना आदमी है, मैं इससे कोई बात करूंगी। सारंगी, हारमोनियम और तबले वाले वहां से चले गए। बादल ने कृष्णा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे पहचान लिया कृष्णा भाई? हर चेहरा हमारे कोठे पर आकर अपनी असलियत बेनकाब कर देता है। अगर हम चेहरे ना पहचाने तो ये धंधा कैसे चलाएं? तुम बताओ कैसे आना होगा? चंदा कहाँ है? क्या वो भी तेरे साथ आई है? बादल ने कृष्णा बाई को सारी हकीकत बता दी। कृष्णा ने
पान लगाकर बादल को पेश किया और बोली, नदीम फिर इधर नहीं आया। वो तो नजमी की तलाश में कहीं मारा मारा फिर रहा होगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि चंदा उसे इतना तड़पा क्यों रही है, उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। कृष्णा भाई, ये दो दिलों की बातें हैं, हमें क्या मालूम कि वो क्या चाहते हैं। बहरहाल चंदा ने मुझे तुम्हारे पास नदीम का पता करने के लिए भेजा था। नदीम के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। हाँ, अगर वो मेरे पास आए तो मैं उससे जरूर कह दूंगी कि चंदा उसको याद करती है, वो उसके पास पहुंच जाए। बादल ने सोचा कि उससे ज्यादा कृष्णा बाई से बात नहीं करनी चाहिए। उसने शुक्रिया अदा किया और खुदा हाफिज कहकर कोठे से नीचे उतर आया। सोनागाची के इलाके से ही बादल ने टैक्सी ली और सीधा स्टेशन पहुंच गया। पटना एक्सप्रेस सुबह 9 बजे छूटती थी। बादल एक सिंधी सेठ के लिबास में था। उसके पास काफी रुपए भी थे। वो फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में जाकर लेट गया। रेलवे के दरबान को उसने 50 रुपए दे दिए थे और ताकीद की थी कि उसे कोई ना जगाए। बादल सो गया और सुबह उठा। उसी दरबान की मदद से बादल ने फर्स्ट क्लास की टिकट मंगवाई और पटना एक्सप्रेस में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। खुफिया कमीनगाह में पहुंचकर बादल ने नजमी को सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि कृष्णा भी नदीम के बारे में कुछ नहीं जानती। नजमी ने सोचकर कहा, हमें कुछ वक्त इंतजार करना होगा, शायद नदीम अपने आप इधर आ निकले। अगर वो 1 हफ्ते तक नहीं आया तो मैं खुद उसकी तलाश में निकलूंगी। नदीम पुराने किले के अकब वाले खंडर के तहखाने में कैद था। उस पर तशद्दुद हो रहा था। तशद्दुद और जिस्मानी अजियतें नदीम के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो ये सारी अजियतें बर्दाश्त कर रहा था, मगर जुबान पर नजमी या सेठ जब्बार का नाम नहीं ला रहा था। वो ये नाम अपनी जुबान पर ला भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ भोपाल के मजाफात वाली कोठी में शबाना अभी तक नकाहत के आलम में शकीला बाई के कमरे में पड़ी थी। शकीला बाई की सहेली डॉक्टर सुशीला पंडित हर रोज शबाना को देखने आती थी। शकीला बहुत जल्द शबाना को अपनी लाइन पर लाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर की हिदायत थी कि शबाना को अगर जिंदा देखना चाहती हो तो कम से कम 15 दिन तक उसे कोई हाथ ना लगाए। शकीला सब्र किए बैठी थी। वो इतना कीमती माल अपने हाथ से जाते नहीं देख सकती थी। शबाना उठकर कमरे और बरामदे में थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लेती थी, मगर उसे ज्यादा चलने फिरने की इजाजत नहीं थी। 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान नजमी को नदीम के ठिकाने का कुछ नहीं हो सका। उन्हीं दिनों नजमी के एक साथी ने आकर खबर दी कि मान सिंह डाकू का भाई हरियादल सिंह डाकू भोपाल के जंगल में पड़ाव डाले हुए और नदीम की शक्ल का एक नौजवान उसकी कैद में है। नजमी के लिए इतनी ही खबर बहुत थी। उसने बादल को साथ लिया और भोपाल की तरफ रवाना हो गई। बादल ने पठान मर्द और नजमी ने पठान औरत का हुलिया बना लिया था। नजमी ने बालों की लंबी लंबी मेंढियां बनाकर शानों पर बिखेर ली थी और पठानी लिबास पहना हुआ था। बादल ने कांधे पर गठरी उठा रखी थी जिसमें खुश्क मेवे वगैरह थे। इस किस्म के पठान अपनी औरतों के साथ हिंदुस्तान के शहरों में खुश्क मेवे बेचते अक्सर नजर आते हैं। अपने लंबे लंबे कुर्तों के अंदर बादल और नजमी ने भरे हुए रिवॉल्वर और गोलियां छुपा रखी थी। बादल के पास एक लंबा चाकू भी था। उन्हें गोमा से वाया पटना सबसे पहले बनारस पहुंचना था। वहां से इलाहाबाद और सागरा और बिना नामी मेन लाइन के रेलवे स्टेशन से होते हुए भोपाल पहुंचना था। सफर लंबा था। बादल और नजमी पठानी लिबास में 3rd क्लास में बैठ गए और अपना सफर शुरू कर दिया। पूरा दिन और 1 रात सफर करने के बाद वो दूसरे दिन शाम होने से कुछ देर पहले भोपाल पहुंच गए। उनके हरियादल डाकू की जंगल वाली कमीनगाह के बारे में मुखबिर ने नजमी को सब कुछ बता दिया था। भोपाल पहुंचते ही बादल और नजमी शहर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़े। वो सूरज गुरूब होने से पहले पहले जंगल वाली कमीनगाह पहुंच जाना चाहते थे। ये जंगल शहर से ज्यादा दूर नहीं था। बादल इन सारे जंगलों और उनके आसान तरीन रास्तों से वाकिफ था। सूरज डूबने से थोड़ी देर पहले वो हरियादल डाकू की खुफिया कमीनगाह के पास पहुंचकर रुक गए। दरख्तों के नीचे चट्टानों की ढाल के पहलू में डाकुओं के खेमे उखाड़े जा चुके थे। कहीं कहीं बुझी हुई आग में से धुआं उठ रहा था। कचरा बिखरा पड़ा था। साफ लग रहा था कि डाकू अपना बोरिया बिस्तर उठाकर किसी नामालूम मंजिल को चल दिए हैं। डाकू जब एक जंगल से डेरा उठाकर चले जाते हैं तो किसी के इल्म में नहीं होता कि वो किस तरफ गए हैं और उनका अगला पड़ाव कहाँ होगा। उनकी तलाश में निकली हुई पुलिस भी भूल भुलैयों में गुम हो जाती है या घात लगाकर बैठे हुए डाकुओं की गोलियों का शिकार हो जाती है। ये 2-3 डाकू गिरोह के पीछे पीछे चलते हैं ताकि अगर सीआईडी या पुलिस के आदमी पीछे लगे हो तो उनका सफाया किया जा सके। नजमी और बादल दरख्तों के नीचे बैठ गए। ये लोग तो डेरा उठाकर जा चुके हैं, अब क्या किया जाए? हमें रात भोपाल के किसी मामूली से होटल में गुजारनी होगी। वहां से कल वापस चले जाएंगे क्योंकि डाकुओं का ताकुब करना बेकार है। हम अपने मुखबिर उनके पीछे भेजेंगे। नजमी और बादल जंगल से निकलकर भोपाल जाने वाली सड़क पर आ गए। यहाँ कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्हें एक बस मिल गई जो भोपाल जा रही थी। बस भोपाल शहर की जगमगाती सड़कों पर से गुजर रही थी। बादल इस अजीम इस्लामी रिवायात के हामिल शहर में कई बार आ चुका था। नजमी उसके साथ बैठी थी। बादल ने भी अपना हुलिया खुश्क मेवे और हींग बेचने वाले पठानों जैसा बना रखा था।
बस के अड्डे पर उतरने के बाद बादल ने नजमी को साथ लिया और शहर के कोने के इलाके में वाक़ एक मामूली से होटल में आ गया। यहाँ उन्होंने कमरा किराए पर लिया और रात बसर की। यहाँ से उन्हें पटना की तरफ बजरिया रेल रवाना होना था। ट्रेन 11:15 बजे दिन भोपाल से चलती थी। बादल और नजमी ने वक्त होटल के कमरे में ही गुजारा। उन्हें खतरा था कि बाहर निकले तो पुलिस उन्हें पहचान कर कहीं गिरफ्तार न कर ले। 10:30 के करीब दोनों होटल से निकले और स्टेशन की तरफ पैदल ही रवाना हो गए। उस इलाके में कोई रिक्शा टैक्सी नजर नहीं आ रहा था। वो सड़क के किनारे चले जा रहे थे। नजमी ने पठानों वाला लंबा कुर्ता और फूली हुई शलवार पहन रखी थी। हाथ में छड़ी थी। सर पर रुमाल बंधा था जिसमें से बालों की मेंढियां निकलकर उसके शानों पर बिखरी हुई थी। बादल ने कंधे पर वो झोला लटका रखा था जिसमें अखरोट, किशमिश और बादाम वगैरह भरे हुए थे। बादल ने नजमी से आहिस्ता से कहा, हमारे पीछे 2 सिपाही आ रहे हैं, उस छोटी सड़क की तरफ मुड़ जाओ। नजमी ने पीछे गर्दन घुमाकर बिल्कुल नहीं देखा और बादल की हिदायत के मुताबिक बाएं जानिब छोटी सड़क की तरफ घूम गई। उस सड़क पर आते ही बादल ने जोर से आवाज बुलंद की, ओ किशमिश बादाम वाला, अखरोट वाला, काबुल का खुशक मेवा। जरा आगे जाकर बादल ने गर्दन खुजाने के बहाने एक नजर पीछे डाली और नजमी से कहा, सिपाही अभी तक हमारे पीछे हैं, ये सामने वाली कोठी में चले चलो। सामने एक पुराने बाग में छोटी सी कोठी थी जिसका गेट खुला था। अंदर मेहराबी बरामदे की एक जानिब जीप गाड़ी खड़ी थी। बरामदे में एक आराम कुर्सी पर एक औरत सर पीछे टिकाए नीम दराज थी। बादल का ख्याल था कि वो यहाँ किसी बेगम साहिबा को किशमिश बादाम फरोख्त करने के बहाने बैठ जाएंगे और अगर सिपाही वाकई उनका ताक़ुब कर रहे हैं तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो खुश्क मेवे बेचने वाले काबुली पठान हैं। बादल ने कोठी में जाते ही आवाज लगाई, बेगम साहिबा किशमिश ले लो, बादाम ले लो, काबुल से मेवा लाया बेगम साहब। नजमी बादल के पीछे थी। दोनों बरामदे में आराम कुर्सी पर नीम दराज औरत के करीब जमीन पर बैठ गए। बादल ने जल्दी से अपनी गठरी खोलकर बादाम और किशमिश वगैरह की पोटलियां खोलनी शुरू कर दी। नजमी ने आराम कुर्सी पर दराज औरत को देखा तो जैसे सन्नाटे में आ गई। बादल अपने खुश्क मेवों की बुलंद आवाज में तारीफ कर रहा था। उसने एक नजर पीछे डाली और खुश होकर नजमी से कहा, सिपाही आगे निकल गए, कोई खतरा नहीं है। लेकिन नजमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी तक उस औरत को तक रही थी जो आराम कुर्सी पर सर पीछे लगाए बैठी छत को घूर रही थी। जर्द रंग, आंखों में हल्के, जिस्म दुबला हो गया था। मगर ये कैसे हो सकता था कि नजमी अपनी बचपन की सहेली और कॉलेज के जमाने की दोस्त शबाना को ना पहचानती हो। ये शबाना ही थी और नजमी बादल इत्तेफाक से शकीला बाई की कोठी में आ गए थे। नजमी के होंठों से अपने आप निकल गया, शबाना। शबाना ने चौंक कर खुश्क मेवे बेचने वाली पठान औरत की तरफ देखा और हैरान हुई कि इस पठान औरत को उसका नाम कैसे मालूम पड़ गया। उसकी नजरें उस औरत के चेहरे पर जमी थी। रंग सांवला पड़ गया था, चेहरा करख्त हो गया था, आंखों में हल्के थे मगर आंखों में वही लाहौर कॉलेज वाली चमक थी। ये नजमी थी, मेरी प्यारी सहेली, मेरे कॉलेज की साथी नजमी। शबाना के हलक से एक चीख निकल गई, नजमी। दोनों सहेलियां बेख्तियार एक दूसरे के गले लग गई। आंखों से आंसू जारी हो गए। बादल की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। शबाना सिसकियां भरते हुए कह रही थी, नजमी मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इतने में कोठी के अकब से 2 आदमियों के कहका लगाकर हंसने की आवाज आई। शबाना ने नजमी को जल्दी से परे कर दिया और बोली, वो आ रहे हैं। नजमी बरामदे से उतरकर नीचे बादल के पास जमीन पर बैठ गई। बादल ने अपनी गिरदान शुरू कर दी, बेगम जी काबुल से सीधा कागजी बादाम लाया जी हम। शकीला बाई उस कोठी में नहीं थी। उसके दोनों हट्टे कट्टे गुंडे बंदूकें कांधे पर लटकाए शबाना की रखवाली कर रहे थे। वो कोठी के बाग का चक्कर लगाकर जब सामने आए तो एक पठान औरत और मर्द को शबाना के सामने बैठे पाया। एक गुंडे ने वहीं से चिल्लाकर कहा, तुम लोग अंदर क्यों आया, चलो बाहर चलो। बादल और नजमी उठ खड़े हुए। नजमी ने धीमी आवाज में बादल से कहा, इस वक्त यहाँ से चले चलो। दोनों गुंडों ने बंदूकें हाथों में ले ली और वो बादल और नजमी को कोठी से बाहर निकालने लगे। बादल ने गठरी बांधकर कांधे पर डाली और तल्ख लहजे में कहा, ओ भाई झगड़ा किस लिए करता है, हम जाती है, खुश्क मेवा नहीं लेना तो मत लो, पर हम तो बेगम साहबा को सलाम करने अंदर आ गया था। दूसरा गुंडा आगे आया, खबरदार इधर फिर कभी मत आना। बादल ने हाथ झटक कर गुस्से से कहा, ओ भाई हम क्यों इधर को आती, तुमको कुछ नहीं चाहिए तो हम इधर को क्यों आती, चलो जमानी जान हम किसी दूसरी कोठी में जाता है। बादल ने नजमी को साथ लिया और कोठी से बाहर निकल गए। बाहर आती नजमी ने कहा, इस कोठी को याद रखना बादल, हमें आज रात के बाद, आधी रात के बाद फिर यहाँ आना है। ये शबाना कौन थी, क्या तुम इसे जानती हो? ये मेरी बचपन की सहेली थी, हम लाहौर में इकट्ठे के कॉलेज में पढ़ा करते थे। ये मेरी एक ही सहेली थी, कितनी बदल गई है, लगता है बड़ी मुसीबतें सही हैं, इस पर बड़े जुल्म हुए, पर ये यहाँ पहुंची कैसे? मैं इस पे किए गए एक एक जुल्म का बदला लूंगी।
क्या हमें इसे रात को यहाँ से निकालना होगा? हाँ बादल, इसे यहाँ से निकाल कर अपने साथ हमें अपने अड्डे पर ले जाना है। ये लोग जराइम पेशा लगते हैं, शायद शबाना को नाजायज कारोबार में डालना चाहते हैं। उसने खुद मुझसे कहा है कि उसे यहाँ से निकाल कर ले चलो। बादल ने कोई जवाब नहीं दिया। सड़क आगे जाकर दाएं जाने मुड़ती थी। मोड़ मुड़ते हुए बादल ने खुश्क मेवा काबली वाले का नारा लगाया और पीछे मुड़कर देखा। सिपाही कहीं नहीं है, शायद वो हमारे पीछे नहीं लगे थे। अगर वो हमारे पीछे लगे होते ना तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। दोनों छोटी सड़क पर से निकलकर रेलवे स्टेशन वाली सड़क पर आ गए। यहाँ से सड़क रेलवे स्टेशन को जाती है। अब जो तुम्हारा नया प्रोग्राम बन गया है उसके मुताबिक हमें स्टेशन के बजाय किसी करीबी होटल या सराय की तरफ जाना होगा। हाँ, जहाँ हम आधी रात तक रहेंगे और फिर आधी रात के बाद उस कोठी में आकर शबाना को उन बदमाशों के जंगल से छुड़ाकर ले जाएंगे। कोठी में सिर्फ 2 ही गुंडे हैं जिनके पास असलहा भी है। गुंडे उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और असलहा भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमें हर हालत में शबाना को यहाँ से निकालना होगा। ये गुनाह की दलदल है। मैं अपनी प्यारी सहेली को उस दलदल में गिरते नहीं देख सकती। मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी, मगर शबाना को उन बदमाशों की कैद से जरूर आजाद कराऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हालत में तुम्हारे साथ हूँ। चलो, हम एक दूसरे होटल में चलते हैं। ये होटल भी सराय है और यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। चलते चलते बादल ने कुछ सोचकर नजमी से पूछा, हमें रात को कोठी पर हल्ला बोलने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि हम शबाना को लेकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि उस वक्त हम स्टेशन पर भी नहीं जा सकते। आधी रात को यहाँ से कोई रेल नहीं चलती और फिर यह भी हो सकता है कि गुंडे हमारे पीछे लगे हों। नजमी ने बाजार की जानिब एक निगाह डाली और फिर बादल की तरफ चेहरा घुमाकर बोली, तुमने कोठी में खड़ी जीप जरूर देखी होगी। हाँ, कोने में बरामदे के पास एक बंद जीप खड़ी तो थी। हम शबाना को उस जीप में बिठाकर वहां से फरार हो जाएंगे। स्टेशन की तरफ जाने के बजाय हम नीचे जंगल में निकल जाएंगे। अगर जंगल से कोई रास्ता आगे कंटी या सागर शहर की तरफ जाता होगा तो हम ये सफर जंगल में ही तय करेंगे। भोपाल के इस जंगल से ऊपर कंटी की तरफ हम नहीं जा सकते, आगे पहाड़ियां हैं। अलबत्ता हम वहां से अटारसी की तरफ चले जाएंगे। मुझे उस सारे रास्ते का पता है। अटारसी भोपाल से ज्यादा दूर भी नहीं है। अटारसी से हम जबलपुर की तरफ घूम जाएंगे। जबलपुर से हमें बनारस जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। बनारस से आगे हम ट्रेन में सफर करते हुए बिहार में दाखिल हो जाएंगे। नजमी को यह रूट पसंद आया। उसने उसी रास्ते से शबाना को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। सरायनुमा होटल काफी गंदा था, मगर इनके लिए यही होटल मौजूद था। किसी आला होटल में कयाम पजीर होने की वजह से उन पर शक पड़ सकता था। काबली पठान इस किस्म के निचले दर्जे के सरायनुमा होटलों में भी कयाम करते थे। दोनों को होटल नुमा सराय के एक कोने में कोठरी मिल गई, जिसमें सिर्फ 2 चारपाइयां ही बिछी थी। खाना उन्होंने कोठरी के अंदर खाया। रात 10 बजे तक बादल होटल के बाहर घूम फिर कर यह जायजा लेता रहा कि कहीं सचमुच पुलिस तो उनके पीछे नहीं लगी। जब उसे तसल्ली हो गई कि ऐसी कोई बात नहीं, तो वो कोठरी में नजमी के पास आया। वो अपने साथ तल्ख चाय से भरी हुई केतली और 2 प्यालियां भी लेता आया था। चाय पीते हुए वो अपने रात के ऑपरेशन पर धीमी आवाज में बातें करने लगे। बादल ने इस खदशे का इजहार किया कि अगर इत्तेफाक से रात को कोठी में जीप ना हुई तो फिर क्या करेंगे। नजमी ने कहा, हम कोई टैक्सी पकड़ लेंगे, रिवॉल्वर हमारे पास होंगे। टैक्सी वाले ने इनकार किया तो उसे वहीं उतार देंगे। ये खुश मेवे की गठरी हम इसी होटल में छोड़ देंगे। बादल के पास घड़ी मौजूद थी। रात 12 बजे तक वो जागते रहे और बातें करते रहे। उन्होंने कोठरी की बत्ती बुझा दी थी। ठीक 12:15 बजे बादल दबे कदमों कोठरी से बाहर निकला। सड़क बिल्कुल खाली थी। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। वैसे भी ये इलाका शहर से बाहर था। सब ठीक है, हमें अपने मिशन पर रवाना हो जाना चाहिए। नजमी और बादल ने रिवॉल्वर निकालकर उनमें भरी गोलियों को चेक किया। मजीद गोलियां अपनी जेबों में भरी और खामोशी से कोठरी में से निकलकर होटल के आगे से गुजरते हुए छोटी सड़क पर आ गए। सड़क पर अंधेरा छाया हुआ था। वो दरख्तों के नीचे चलने लगे। यहाँ से शकीला बाई की कोठी ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 फरलांग के फासले पर थी। दोनों इंतहाई एहतियात के साथ चल रहे थे। चंद कदम चलने के बाद वो पीछे मुड़कर देख लेते। वो उस सड़क पर आ गए जिसके कोने वाली कोठी में शबाना कैद थी। उस सड़क पर भी तारीकी और सन्नाटा छाया था। बादल और नजमी यही चाहते थे। कोठी के करीब आकर वो रुक गए। बादल ने हाथ से एक जानिब इशारा किया। वो सड़क छोड़कर नीचे नशेब में से गुजरते हुए शकीला बाई की वीरान बाग वाली कोठी के अकबी दीवार के नीचे आकर बैठ गए। नजमी ने आहिस्ता से कहा, बाग में जाकर देखो, कोई चौकीदार तो इधर नहीं फिर रहा। बादल के हाथ में भरा हुआ रिवॉल्वर था। दीवार 4 फुट ऊंची थी और बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी। बादल दीवार फांदकर बाग में उतर गया। वो झुककर दबे पांव कोठी के पिछले हिस्से में झाड़ियों की ओट लेता आगे बढ़ा। कोठी के सामने गेट पर बल्ब रोशन था। गेट बंद था। कोने में जीप भी खड़ी थी। उसी जाने बरामदे के बाहर एक चौकीदार स्टूल पर बैठा नौकरों के गुसलखाने की दीवार से टेक लगाए ऊँग रहा था। बादल वहीं से मुड़ा और नजमी को आकर सूरत हाल बयान की। नजमी ने रिवॉल्वर थाम लिया।
उसने कोई जवाब नहीं दिया और दीवार पर चढ़कर दूसरी जानिब बाग के अंधेरे में उतर गई। बादल उसके पीछे था। वो दीवार के पास ही अंधेरे में बैठ गए। उजड़ा हुआ बाग आधे से ज्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। गेट पर जो बल्ब रोशन था उसकी धीमी रोशनी बाएं जानिब के दरख्तों पर पड़ रही थी। बादल ने उस जानिब इशारे किया जिस तरफ चौकीदार बंदूक घुटनों पर रखे स्टूल पर बैठा ऊँग रहा था। नजमी दीवार के साथ साथ झुके झुके आगे चलने लगी। अब उसे 30-32 कदम के फासले पर गुसलखाने की टूटी हुई दीवार के साथ एक आदमी स्टूल पर इस तरह बैठा नजर आ रहा था कि उसकी गर्दन आगे को झुकी हुई थी। राइफल उसके घुटनों पर पड़ी थी। नजमी ने बादल के कान में सरगोशी की, इसे गला घोंट कर मार डालो। बादल ने रिवॉल्वर जेब में रखा और दूसरी जेब से नायलॉन की मजबूत मगर बारीक सी रस्सी निकालकर अपने हाथों में थाम ली और अंधेरे में से होकर गुसलखाने वाली दीवार की अकबी जानिब बढ़ा। नजमी ने रिवॉल्वर का रुख चौकीदार की तरफ कर रखा था। वो जानती थी कि इस किस्म के जराइम पेशा लोगों के अड्डे के चौकीदार भी जराइम पेशा ही होते हैं। अगर बादल चूक गया तो वो फायर करके चौकीदार को ढेर कर देगी। फिर जो सामने आएगा वो नजमी की गोलियों से नहीं बच सकेगा, चाहे कोठी के सारे आदमियों को हलाक करना पड़े। नजमी शबाना को यहाँ से निकाल कर ले जाएगी। नीम तारीकी में नजमी ने बादल के साए को चौकीदार के पीछे दीवार से उभरते देखा। वो हाथों में नायलॉन की रस्सी पकड़े फूंक फूंक कर कदम रखता आगे बढ़ रहा था। फिर वो चौकीदार के ऐन पीछे उसके सर पर आ गया। यहाँ आते ही बिजली जैसी तेजी से बादल ने नायलॉन की रस्सी उसके गले में डाली और उसे पूरी ताकत से कस दिया। चौकीदार के घुटनों से बंदूक नीचे गिर पड़ी। उसके हाथ बेख्तियार गर्दन की तरफ गए। उसके हलक से मामूली सी आवाज निकली और फिर उसके बाजू नीचे लटकने लगे। बादल उसकी गर्दन को रस्सी में जकड़े एक जगह साकित हो गया था। फिर उसने एक झटके के साथ चौकीदार को परे गिरा दिया। झुककर उसकी गर्दन पर दोनों हाथ रखे और गौर से देखा। बादल एक मजबूत और तवाना डाकू था। ना जाने वो कितने बदमाशों और डाकुओं को हलाक कर चुका था। वो कई कत्ल के केसों में पुलिस को मतलूब था। उसकी गिरफ्त से चौकीदार का बच जाना नामुमकिन बात थी। चौकीदार कमजोर जिस्म वाला नहीं था, लेकिन अचानक गर्दन जकड़ी जाने से वो अपना बचाव न कर सका। वो मर चुका था। बादल ने अंधेरे में नजमी की तरफ देखा और जोर से हाथ हिलाया। नजमी दीवार से हटकर लपक कर उसके पास आ गई। वो कोठी के अकबी बरामदे में आ गए। कोठी के किसी कमरे में रोशनी नहीं थी। बरामदे में 2 दरवाजे थे और दोनों अंदर से बंद थे। नजमी ने बादल को हाथ से पकड़कर बरामदे के कोने में ले जाकर सरगोशी में कहा, सामने वाले बरामदे की तरफ चलो। वो कोठी के कोने वाले गोल कमरे की दीवार के नीचे से गुजरकर सामने वाले बरामदे में आ गए। यहाँ गेट की रोशनी अंदर आ रही थी। उन्हें कोने वाले गोल कमरे के रोशनदान में भी हल्की रोशनी दिखाई दी। लगता था कि अंदर हल्की ताकत का बल्ब जल रहा है। नजमी ने उस कमरे की तरफ इशारा किया और बेआवाज कदम उठाती पंजों के बल गोल कमरे के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। दरवाजे की दूसरी जानिब बादल इस तरह खड़ा हो गया कि उसका रिवॉल्वर वाला हाथ जरा सा ऊपर उठा हुआ था। ये दरवाजा भी अंदर से बंद था। पुराना दरवाजा था। उसकी झिरी में से नजमी ने अंदर झांक कर देखा कि छत का पंखा चल रहा है। कोने में हल्की रोशनी वाला बल्ब रोशन है। फर्श पर कालीन पड़ा है जिस पर 3 आदमी बंदूकें रख के पास ही गहरी नींद सो रहे हैं। एक आदमी सिगरेट के तंबाकू को अपनी हथेली पर रगड़ रहा है। उसकी बंदूक भी पास ही पड़ी थी। नजमी आहिस्तगी से सांस ले रही थी। उसने बादल को अंदर झांकने का इशारा किया। बादल ने बिजली के साथ आंख लगाकर अंदर का मंजर देखा। नजमी पंजों के बल चलती हुई बादल को दूसरे कमरे की दीवार के पास अंधेरे में ले गई। यहाँ उसने बादल को सरगोशी में उस ऑपरेशन से आगाह किया जिस पर वो अमल करने वाली थी। दोनों दीवार के साथ अंधेरे में थे। नजमी ने जमीन पर से 2 रोड़े उठा लिए। उसने एक रोड़े को ऊपर इस तरह उछाला कि वो बरामदे के फर्श पे जाके गिरा। रात की खामोशी में पत्थर के गिरने से खड़ाक पैदा हुआ तो दूसरे लम्हे सामने वाला दरवाजा खुला और शकीला बाई के 4 गुंडों में से एक ने बाहर झांक कर देखा। ये वही गुंडा था जो सिगरेट में से तंबाकू निकाल रहा था। नजमी ने बादल का हाथ दबाया और अंधेरे में अपनी जानिब दूसरा पत्थर उछालकर पीछे हट गई। दूसरी आवाज पर गुंडे ने बंदूक सीधी की और जिधर पत्थर गिरा था उधर ही को लपका। जो ही वो अंधेरे में इमली के दरख्त के नीचे आया, बादल ने पूरी ताकत से रिवॉल्वर का आहनी दस्ता पीछे से उसकी खोपड़ी पर दे मारा। जरब इस कदर शदीद और भरपूर थी कि गुंडा वहीं लड़खड़ाया और गिर गया। उसके गिरते ही बादल ने नायलॉन की रस्सी उसकी गर्दन में डालकर 2 सेकंड में उसका काम तमाम कर दिया। दरवाजा खुल चुका था। नजमी और बादल अंदर दाखिल हो गए। कमजोर बल्ब की धीमी रोशनी में बाकी तीनों गुंडे कालीन पर बेसुध पड़े सो रहे थे। नजमी और बादल ने फौरी तौर पर तीनों की बंदूकें उठा ली। एक बंदूक में से कारतूस निकालकर बादल ने अपनी जेब में डाले और बाकी दोनों बंदूकों के कारतूस खोलकर देखे। दोनों बंदूकें लोडेड थीं। बादल ने आहिस्ता से झुककर एक गुंडे की गर्दन में रस्सी डाली और जोर से झटका दिया। गुंडे की गर्दन की हड्डी टूट गई। झटके की आवाज से बाकी दोनों भी जाग पड़े। नजमी ने बंदूक सीधी की और आहिस्ता से कहा, जान अजीजा तो उसी तरह लेटे रहो। गुंडों ने आंखें झपक कर एक पठान औरत और मर्द को देखा तो उठने की कोशिश की। बादल ने बंदूक की नाली गुंडे की गर्दन से लगा दी। नजमी ने दूसरे के सीने पर रख दी। नजमी ने पूछा, शबाना, यहाँ कौन सी जगह बंद है?
जल्दी बताओ नहीं तो गोली से उड़ा दूंगी। हमें हमें कुछ नहीं मालूम। अचानक दूसरा गुंडा जोर से चिल्लाया, चांद खान होशियार। बादल ने उसकी चीख से घबराकर ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ। बंदूक की नाली गुंडे की गर्दन से लगी थी। फायर के साथ ही गुंडे की गर्दन आधी से ज्यादा उड़ गई। नजमी ने नाली उठाकर बादल की तरफ देखा। वो नहीं चाहती थी कि वहां फायर का धमाका हो। नीचे पड़े गुंडे को मौका मिल गया। वो तड़प कर उठा और नजमी की बंदूक को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा ही था कि बादल ने दूसरा फायर कर दिया। बंदूक के दूसरे कारतूस ने आखिरी गुंडे के सीने में गहरा शिगाफ बना दिया और उसके फेफड़े चीथड़ों की तरह उड़ गए। दूसरे कमरे में जैसे कोई धड़धड़ाता वो एक तरफ को दौड़ा। बीच वाला दरवाजा बंद था। बादल ने जोर से लात मारकर दरवाजा खड़ाक से खोल दिया। सामने किसी ने बत्ती जला दी और उसकी रोशनी में शकीला बाई पलंग से नीचे उतरने की कोशिश में ऐसी हालत में खड़ी कांप रही थी कि उसका एक पांव अभी तक पलंग के ऊपर ही था। एक मर्द अजीब हालत में सामने वाले दरवाजे के पास खड़ा उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। पठान मर्द और औरत को बंदूकों के सामने देखकर वो वहीं साकित हो गया। नजमी और बादल ने जेबों से रिवॉल्वर निकाली और बंदूकें वहीं फेंक दी। नजमी ने शकीला बाई को करीब जाकर गौर से देखा। बादल से कहा, इस बदमाश मर्द को काबू में करो। बादल ने आगे बढ़कर मौत के खौफ से कांपते हुए आदमी को वहीं पलंग के पास फर्श पे बिठा दिया। रिवॉल्वर का रुख उसकी खोपड़ी की तरफ था। नजमी ने शकीला से पूछा, तुमने एक लड़की को अपने कैद कर रखा है, उसका नाम शबाना है। वो किस जगह कैद है? बाहर तुम्हारे चौकीदार और चारों गुंडों की लाशें खून में लथपथ पड़ी हैं। बताओ शबाना कहाँ है? शकीला बाई की घिग्गी बन गई, मगर वो एक अय्यार और काइयां औरत थी। इस आलम में भी उसने मक्कारी से काम लेते हुए कहा, वो तो शाम को ही अपने रिश्तेदार के पास चली गई थी। मेरे पास वो रात में कभी नहीं ठहरी। नजमी की आंखों में खून उतरा हुआ था। इस किस्म की बदकिरदार औरतों और बदमाश गुंडों ने उसका जो हशर किया था वो उसके सामने था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि यही हशर अब शबाना के साथ हो और ये घिनौनी कहानी एक बार फिर दोहराई जाए। उसने बादल को इशारा किया। बादल ने उस मर्द से जो पलंग के पास रिवॉल्वर की जद में सहमा बैठा था पूछा, लड़की कहाँ है? तुम बताओ। अब नजमी ने शकीला को बालों से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और एक पांव उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तुमने शबाना के बारे में मुझे नहीं बताया तो फायर कर दूंगी। रिवॉल्वर की नाल शकीला बाई की आंखों के बिल्कुल सीध में थी। नजमी ने 2 तक ही गिना कि शकीला ने बता दिया कि शबाना नीचे वाले तहखाने में है। सहमे हुए मर्द के मुंह से कपड़ा ठूंसकर उसे रस्सी से बांधकर वहीं फेंक दिया गया। शकीला को बादल और नजमी ने आगे लगा लिया और वो उन्हें लेकर अंदर वाले कॉरिडोर के एक जीने में से उतरकर तहखाने के दरवाजे पर आ गए। बादल जीने के ऊपर ही रिवॉल्वर लिए खड़ा था। शकीला ने दरवाजा खोला। अंदर शबाना चारपाई पर लेटी जाग रही थी। फायरिंग की आवाज उसने भी सुनी थी। नजमी ने जाते ही शबाना को गले लगा लिया और उसका माथा चूम कर बोली, चलो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आई हूँ। शबाना के जिस्म में नई जिंदगी दौड़ गई। वो चारपाई से उठी और चादर साड़ी के ऊपर ले ली और फिर बोली, ये औरत मुझे पान में बेहोशी की दवा खिलाकर बेहोश करके यहाँ लाई थी नजमी। ये औरत मासूम लड़कियों को फरोख्त करके बाजार हुस्न पहुंचाती है। मुझे इसकी नौकरानी ने सब कुछ बता दिया है। नजमी के तन बदन में आग लग गई। मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले मर्द और औरतें नजमी के दुश्मन नंबर 1 थे। उसने रिवॉल्वर शकीला बाई की खोपड़ी के साथ लगाया और लबलबी दबा दी। तड़ाक की आवाज के साथ शकीला बाई की आधी खोपड़ी उड़ गई। नजमी ने शबाना को साथ दिया और जीने पर से होकर ऊपर कॉरिडोर में आ गई। बादल ने पूछा, ये गोली किसने चलाई थी? एक मूजी नागिन को मार दिया है मैंने। वो कोठी के कमरों से लाशों के करीब से गुजरते हुए बाहर बरामदे में आ गए। कोठी आबादी से दूर थी। फायरिंग बंद कमरे में हुई थी। उसकी आवाज आबादी तक शायद नहीं पहुंची थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। नजमी ने जीप का दरवाजा खोलते हुए कहा, पेट्रोल चेक करो बादल। नजमी ने शबाना को अपने साथ अगली सीट पर बिठाया। बादल ने पेट्रोल चेक किया। टंकी भरी हुई थी। जीप में चाबी वैसे ही लटक रही थी। ये इसलिए कि इमरजेंसी में अगर किसी को भी वहां से भागना पड़े तो जीप फौरन स्टार्ट हो जाए। बादल ने जीप स्टार्ट करके तेजी से उसे कोठी के गेट से निकाल दिया और सड़क पर डाल दिया। बादल भोपाल की इन सड़कों से खूब वाकिफ था। वो रात के अंधेरे में भी इन सड़कों को पहचान सकता था। आधी रात के बाद का वक्त था। शहर के बाहर वाला इलाका बिल्कुल सुनसान था। सड़कें खाली थी। जीप पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। बादल शहर की मुख्तलिफ वीरान सड़कों पर से होता हुआ भोपाल की अटारसी सड़क पर आ गया। ये कुशादा सड़क थी। जीप जुनूब की तरफ अटारसी की जानिब चल पड़ी। नजमी ने शबाना के गिर्द बाजू डालकर उसे अपने साथ लगा रखा था। उसे बेहद खुशी थी कि उसने अपनी प्यारी सहेली को भयानक अंजाम से बचा लिया था। वो उसे तबाही के तारीख गड़े में से गिरने से बचाकर ले आई थी। जब जीप भोपाल शहर से काफी दूर निकल आई तो शबाना ने नजमी से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। नजमी ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा, तुम मेरे घर जा रही हो शब्बो? क्या तुमने शादी कर ली है नजमी? हाँ, मैंने मौत से शादी कर ली है, नजमी ने जवाब दिया।
یہاں پر پارٹ 5 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 6 سماعت فرمائیں.